अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, मैंने स्प्रिंग 20 डिस्कस करने को कहा था प्रोसेस का, लेकिन ना वो सुबह मुझे सवाल पूरा कराते एहसास हुआ कि पहले ना मुझे सवाल पूरा करा लेना चाहिए, वरना ये रह जाना है, क्योंकि इसमें मसाइल हो सकते हैं आपको। ये जो मैं कल सवाल कर रहा था, पहले इसको पूरा करा दूं, उसके बाद देखता हूँ स्प्रिंग 20 का टाइम बचा तो। और ये टारगेट कॉस्टिंग बस ख़त्म है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग यही है बस, कॉस्ट गैप की हद तक निकालना। बाकी इसमें फिर और टॉपिक्स में मिक्स हो सकते हैं, जैसे आगे करना भी एक सवाल रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा एक चैप्टर, उसमें एक ये कॉस्ट गैप निकालने को कहा था। तो इसमें जो भी मुश्किल है ना सवाल में, वो उस एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने की। मैं बोलना शुरू कर चुका। इस चैप्टर की अगर कोई मुश्किल है तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना मुश्किल है, और वो कॉस्ट निकालने की मुश्किल इस चैप्टर की मुश्किल नहीं है। यानी इस चैप्टर ने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना नहीं सिखाना, इस चैप्टर ने तो बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है कि टारगेट कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से कंपेयर करना है। तो इसलिए एज अ कॉन्सेप्ट बस काफ़ी है, ये एक सवाल ही काफ़ी। इसके बाद फिर मैं शुरू कर रहा हूँ वैसे तो वेरिएंस, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर कराना जरूरी है। मैं वेरिएंस के साथ ही कराता होता हूँ, इसलिए वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर। आप लोग ना वो कॉपियर के पास वेरिएंस के नोट्स रखे होंगे, वो लेते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज क्या दिन है, जुम्मेरा जुम्मा हफ्ता, हाँ हो सकता है कि हफ्ते या पीर वाली क्लास में वो शुरू करा दूं मैं वेरिएंस, तो इसलिए फिर आप नोट्स ले चुके हो आप उसके। तो कॉपियर से वेरिएंस के नोट्स ले लीजिएगा। उसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा फार्मूले, और वो आपको याद भी करने पड़ेंगे, और इतने टेक्निकल थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ फार्मूले हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बोर्ड पे कुछ और लिखूं, आप उसको देखें कुछ और, समझें कुछ और, हाथ रजिस्टर तक पहुंचते पहुंचते कुछ और हो चुका हो। तो इसलिए वो मैं खुद आपको नोट्स दे रहा हूँ। वेरिएंस एनालिसिस मैंने कहा है, इसके नोट्स ना आप कॉपियर से ले लीजिएगा। जो सवाल कल शुरू किया था वो खत्म कर लेते हैं। स्प्रिंग 2015 है? स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, तो एक दिन बहुत होता है भूलने के लिए, सवाल दोबारा पढ़ लें। सवाल पढ़ने को कहा है तो सवाल पढ़ने को कहा है भाई।
है 1.8 मतलब 1.8 यानी तकरीबन 2.25 घंटे। एक यूनिट बनाने के लिए 2.25 घंटे का टाइम चाहिए। एक ही बंदा होगा तो 2.25 घंटे में एक यूनिट बनाएगा, 2 बंदे हो जाएंगे तो 2 यूनिट बन जाएंगे, 3 होंगे तो 3 बन जाएंगे। चलिए पढ़ ले, भी समझाता हूँ मैं। चले पढ़ लिया सवाल। पहला पैराग्राफ, HL मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बनाते हैं और बेचते हैं, और वो एक नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, EXV99। बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पता ये चला है कि हम इस प्रोडक्ट को टोटल मिला के 5 लाख यूनिट्स बेच लेंगे। कितने साल में? जितने भी साल में, बस 5 लाख यूनिट बेच लेंगे। एक यूनिट 11,000 का बेच लेंगे और 40% हम GP कमाना चाहते हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि हमें ये 5 लाख यूनिट्स अगर 40% प्रॉफिट पे बेचने हैं तो हमें ये 5 लाख यूनिट्स 3300 मिलियन में कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये 3300 मिलियन कल कैलकुलेट किया था। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू कंपोनेंट इज एज फॉलोज। ये 1 से लेके 4 तक सारा डाटा एस्टिमेटेड कॉस्ट का है। और पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, लास्ट सेंटेंस, पॉइंट नंबर 1 लास्ट सेंटेंस, HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount। इस वजह से उसने इसकी कंटिन्यूटी में रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बताएं हमें कितना डिस्काउंट लेना चाहिए ताकि अपना डिजायर्ड प्रॉफिट कमा सकें। ये यहाँ पॉइंट 1 के लास्ट सेंटेंस में ना कह चुका है बात। कल किसी ने पूछा था कि डिस्काउंट वाली बात कहाँ से आई, तो पॉइंट नंबर 1 के लास्ट सेंटेंस में उसने कहा है कि HL इज नेगोशिएटिंग, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डिस्काउंट मिल जाए। अब कितना डिस्काउंट ये पूछा है, कितना डिस्काउंट, तो कितना डिस्काउंट, कॉस्ट गैप। तो हम लोग टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रहे हैं, उससे फिर कॉस्ट गैप फाइंड हो जाएगा। अहमद पॉज करना है। पॉइंट नंबर 1 लास्ट सेंटेंस से मैंने कहा है कि डिस्काउंट की बात चल रही है, इसलिए रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि डिस्काउंट कितना। अब हम लोग टारगेट कॉस्ट 3300 निकाल चुके थे और एस्टिमेशन कॉस्ट निकालनी शुरू कर दी थी। फॉर्मेट कोई मसला नहीं है, मैंने बस एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी शुरू की थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सॉल्व कर चुका था, उसका एक रिकैप दे देता हूं। हम लोग 5 लाख यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 तरह के पार्ट्स लगने हैं और उन तीनों की क्वांटिटी बताई हुई है। चूंकि वो नेट बताई हुई है, यानी लॉस से नेट करके, तो हमें तो खरीदना है, खरीद के लाके इनपुट करना है, तो हमें तो ग्रॉस ही इनपुट करना पड़ेगा और हमारी वही कॉस्ट होगी। तो इसलिए Y और Z को 0.94 से डिवाइड करना पड़ा था। 5 लाख पूरे यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे थे, इसलिए 5 लाख इंटू ये जो क्वांटिटी दी हुई है और आगे जो उनकी प्राइस दी हुई है। उसके बाद इसमें 15% ड्यूटीज ऐड की थी, यहां तक किया था।
1 था। फिर इसमें 15% ड्यूटीज ऐड की थी, 439 पॉइंट। यहां तक पहुंचे थे। पहला पैराग्राफ, पहला टेबल, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस ये कर चुका हूं मैं। अंग्रेजी से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये 1000 वाली बात दोबारा बता देता हूं। Above parts would be imported in a lot for production of 1000 units। इसका मतलब है कि जो हम सामान मंगवाएंगे वो 1000 के मल्टीपल के यूनिट्स के लिए मंगवाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये जो 5 लाख लिखा हुआ है ये 4,99,980 होता तो हम फिर पूरे 5 लाख ही का सामान मंगवाते, क्योंकि ये एज अ पॉलिसी हम कम से कम 1000 यूनिट्स के लिए सामान मंगवाया करेंगे। तो हम चूंकि ऑलरेडी 5 लाख के लिए मंगवा रहे हैं, वो ऑलरेडी 1000 का मल्टीपल है, तो इसलिए इस सेंटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक बात हो गई थी कल और अभी मैंने उसका रिकैप भी दे दिया। आपने मजीद कुछ पूछना है तो पूछिए। जी नहीं, मंगवाई तो है ही नहीं ना, मंगवाई ही नहीं है। अभी तो हम सारा प्लान कर रहे हैं, अभी तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे नहीं, सवाल में जो आगे नहीं वो तो भी कराने लगा ना। पॉइंट 2 मैंने कराना है अभी। क्या अगर ये कम होता 5 लाख ना तो फिर कम मतलब अगर हम मंगवाने 5 लाख तो लेके कि 5 लाख से कम अमाउंट, जैसे अभी का 499 होती है मैं 5 लाख। ये जो पॉइंट नंबर नहीं, ये जो पहले टेबल के अंदर लाइफ टाइम सेल लिखी हुई है 5 लाख यूनिट्स, तो हम 5 लाख यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर ये 5 लाख की बजाय 4,99,970 होता तो हम इतने के पार्ट्स ना मंगवाते, हम फिर भी पूरे 5 लाख मंगवाते, क्योंकि उसको थाउजेंड्स में करेंगे तो वो 5 लाख ही बनेगा। तो चूंकि ऑलरेडी 5 लाख थाउजेंड्स में मल्टीपल है, इसलिए सवाल पे फर्क नहीं पड़ रहा। जी हाँ, कन्वर्जन वगैरह तो जितने हमने असल में बनाने होंगे उसी के मुताबिक होगा, सिर्फ मटेरियल है जो पूरे 5 लाख के लिए होगा। चले पॉइंट नंबर 2, एक यूनिट असेंबल करने के लिए 1.8 आवर्स लगते हैं और वेज रेट 200 रुपए पर आवर है। अच्छा, इस पॉइंट की अंग्रेजी समझाता हूं, उससे पहले एक बात समझें। बैंक की टाइमिंग्स क्या होती है? 9 to 5। ये 9 to 5 टाइमिंग्स किसके लिए है? कस्टमर के लिए है। जो बैंक में एम्प्लॉय होता होगा उसके लिए टाइमिंग 9 to 5 होती होगी? नहीं। क्यों? नहीं, बात ओवर टाइम की नहीं कर रहा। एक तो सुबह जब उसने ऑफिस आना है तो पब्लिक के लिए आवर्स 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब अपना कंप्यूटर ऑन कर चुके हों, अपनी सीट पे बैठ चुके हों, सारा सामान साथ रख चुके हों, फिर पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो उनको जब हायर किया जाएगा तो उनको नहीं कहेंगे कि आपका टाइमिंग 9 है, उनका लेट्स से 8-8:30 होगा। इसी तरह पब्लिक के लिए 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, इंप्लॉइज के लिए नहीं होगा, उनका काम आगे चलेगा, उन्हें क्लोजिंग करनी होगी। तो उनको जो पैसे मिलेंगे काम के, अगर वैसे तो सैलरी होती है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर उनके पैसे पर आवर बेसिस पे हैं तो उनको 9 to 5 के पैसे मिलेंगे, फिर उनके जो आवर्स हैं उसके मुताबिक मिलेंगे। प्रोडक्शन वर्कर्स के लिए अगर ये कहा हुआ है रूल कि आप लोगों की शिफ्ट 8 घंटे की है और 9 बजे आपने पहुंचना है, 9 से आगे 8 घंटे जो भी बनते हैं। अब वो वर्कर 9 बजे पहुंचेंगे, फैक्ट्री सारी ओपन होगी, मशीनों को ऑन करेंगे, रात खुला तो नहीं छोड़ के गए होंगे, मशीन्स को ऑन करेंगे, सारे अपने जो भी टूल बॉक्स हैं वो सब वर्किंग पोजीशन में लाके, इस सब में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और लेट से आधा घंटा लग जाएगा। तो चूंकि इस सारे काम में आधा घंटा लग जाना है तो उनको ये कहें कि टाइम तो तुम्हारा 9 बजे है, पहले क्या बोला था मैंने? 8 टाइम तुम्हारा 8 बजे है, लेकिन तुमने आना 7:30 है, ताकि तुम ये सारा जो मशीन चलानी है, अपना सामान सारा इकट्ठा करना है, ताकि तुम 8 बजे तक तैयार हो काम करने के लिए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनको वर्किंग के लिए 8 टाइम दिया है। अब वो 8 बजे आए, जाहिर है उसके बाद उन्होंने सारी मशीनें ऑन करके टूल बॉक्स लेके वर्किंग पोजीशन में आना है, तो उस पर टाइम तो लगेगा। और उनको जो आधा घंटा इस बात में लग जाएगा
तो फिर पैसे उनको फिर उस दिन 7.5 घंटे के देने चाहिए। वो तो काम ही 7.5 घंटे कर रहे होंगे, आए टाइम पे हैं, और ये उनके काम का ही हिस्सा था कि मशीनें खोलने में टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने आके ही मशीनें खोलनी थी, रात को तो नहीं खुली छोड़ के गए होंगे। तो शिफ्ट 8 घंटे की ही है, पैसे 8 घंटे के ही मिलेंगे, लेकिन उन 8 घंटों में से वो प्रोडक्शन कितनी देर में कर रहे होंगे? 7.5 घंटे में। पॉइंट नंबर 2, ऑन एवरेज एक यूनिट बनाने के लिए 1.8 आवर्स चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन शिफ्ट्स यानी रोज 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, बस डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम नहीं हो रहा होता, यानी रोज बस 8 घंटे काम होता है फैक्ट्री में। ये मतलब है इस बात का कि 8 घंटे की एक शिफ्ट होगी, और उस शिफ्ट जब शुरू होगी तो मशीनों को सेटअप करते करते आधा घंटा लग जाया करेगा, यानी रोज ये वर्कर्स कितने घंटे प्रोडक्शन कर रहे होंगे? 7.5 घंटे। लेकिन पैसे उनको कितनी देर के दे रहे होंगे? 8 घंटे के। तो हम यहां पर जब लेबर कॉस्ट लिखेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या है? जितनी देर को काम कर रहे हैं या जितनी देर के उनको पैसे दे रहे हैं? जितनी देर के पैसे दे रहे हैं। मैं तो करता हूं ब्रैकेट में, पहले समझा रहा हूं। अच्छा, चूंकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद अब मजीद मुश्किल दौर में दाखिल हो रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, और लेवल और बढ़ना है, तो फिर कुछ 2-3 जरूरी नसीहतें सुन लें। एक तो ये कि इस सवाल में भी आज आपको एहसास हो जाएगा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं, जब तक वो चैप्टर चल रहा है आप उसके सारे लेक्चर्स रिवाइज करके आया कीजिए। अगर किसी चैप्टर में 12 दिन लगे हैं, तो जब आप 12वें लेक्चर में आए तो आप पिछले 11 लेक्चर रिवाइज करके फिर 12 लेक्चर में आए हैं। ये वाली लाइन होगी पूरी, तो इधर कर देना। ठीक है, कैसे दरमियान इधर चला गया था, इधर आया पेज आज। ठीक है, चलें आगे ट्रांसफर कर दें। जब तक एक टॉपिक चल रहा है आप उसके लेक्चर सारे क्यूमुलेटिव रिवाइज करते रहेंगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि बार बार रिवीजन से वो कॉन्सेप्ट सारे पक्के होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप रिवाइज करना छोड़ देंगे तो जैसे जैसे हम उन चैप्टर्स पे जाएंगे जिसमें सारे पुराने पढ़े हुए मिक्स हो रहे होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में कहीं किसी हम मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे होंगे जो आपने पहले सीखी थी, कहीं ओवरहेड्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, जैसे आज आएगी ओवरहेड्स की कैलकुलेशन, कहीं लेबर लर्निंग कर्व आ रहा होगा। तो जब सारी चीजें मिक्स होने लग जाएंगी फिर आपको होगी परेशानी कि तो सारा भूल गया। तो ये आगे मुश्किल वक्त आना है, आप साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे तो उससे वो पक्के रहेंगे कॉन्सेप्ट। दूसरी नसीहत, सुबह क्योंकि एक बच्चे ने बात की तो मुझे लगा फिर आपको भी कहना चाहिए, ताकि आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हो तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। बच्चे ने कहा कि आप जब कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो एक बात को फिर आप एक और एंगल से बता देते हैं, फिर एक और एंगल से बता देते हैं, तो इससे तो हम कंफ्यूज ही होते रहते हैं। देखें, जब आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो ऐसे ही क्लियर होता है। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने बताना बहुत कुछ है, उसमें से जो जितना हासिल करता जाए वो उसकी हिम्मत है। मैं अगर सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट आसान आसान बताऊं कि चलो सारे खुश हो जाएं, पेपर में सवाल टेक्निकल आ गया, फिर क्या करेंगे आप लोग? तो मैं जितना आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, फालतू बातें तो नहीं कर रहा, कर तो काम की रहा हूं, डिफरेंट एंगल बता रहा हूं, क्योंकि जो लेवल में बहुत बिल्कुल पासिंग लेवल पे है वो इसमें से जो तरीका भी पिक कर ले उस पे बस उसी शाख पे बस चिमड़ जाए। बाकी जो जितना जितना बता रहा हूं, जितना जितना आप एब्जॉर्ब करते जाएंगे उतना ही आपको फायदा होता जाएगा, क्योंकि मैं जितने मुख्तलिफ एंगल से बता रहा होता हूं उससे कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है। अगर किसी को लगता है कि कंफ्यूजन हो जाती है तो आप उनमें से किसी एक को पकड़ें और बस उसी तरीके पे चलें। ये जरूरी होता है मल्टीपल एंगल्स बताना, क्योंकि अगर सवाल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आ गया, और पहले भी मैंने शायद इसी क्लास में मिसाल दी थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल, स्प्रिंग 21 बोरिंग कॉस्ट में क्या था? हाँ, अब वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सवाल पूछ लिया। अब आपने हमेशा चल के ये, कभी किसी ने गाड़ी की ड्राइविंग अगर आती है किसी को और हलाल तरीके से लाइसेंस बनवाया हुआ है, पैसे देके नहीं बनवाया हुआ, टेस्ट देके बनवाया हुआ है नहीं, तो जो टेस्ट होता है उसमें गाड़ी रिवर्स करवा के देखते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप रिवर्स सही कर सकते हैं तो बस ठीक है, फिर सीधी तो चला ही लेंगे। तो इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट्स अगर डिफरेंट एंगल से पक्के हो रहे हैं तो फिर ग्रिप बन रही है। तो जितना जितना आप मेरे पढ़ाई में से एब्जॉर्ब करते जाएंगे वो आपकी मर्जी है, मैंने तो बेटे बताना ही है सारा। तीसरी बात कि आपको अगले कुछ चैप्टर्स में जाके हो सकता है ये लगे
कि सर ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये आप आखिरी महीने में आके करा रहे हैं, आप इसको नवंबर में करा देते। मुझे पता है मैंने कैसे क्या कराना है। आप जब जनवरी में जाके, और ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाँ जनवरी में मैंने डिसीजन मेकिंग कराना है, और सिर्फ डिसीजन मेकिंग से ही हो सकता है 50 नंबर टेस्ट हो जाए पेपर के अंदर, बिल्कुल हो सकता है 50 नंबर उसी में से टेस्ट हो सकते हैं आपके। लेकिन ये चीजें ना स्ट्रेट लाइन बेसिस पे नहीं पढ़ाई जा सकती। जो नॉलेज दिया जाता है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चैप्टर, यानी अगर टोटल पेजेस लेट से कॉस्ट में मिसाल के तौर पे 300 पेजेस हैं और आप 100 क्लासेस पढ़ रहे हैं तो हर क्लास में 3 पेजेस होंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। शुरू में कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, फिर आपकी ग्रिप मजबूत होती है, फिर उससे अगला लेवल जो है वो निस्बतन कम टाइम में कर लेते हैं, फिर और इंप्रूव होते हैं, फिर उससे अगला लेवल उससे कम टाइम में कर लेते हैं। तो इस तरह प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर कोर्स चल रहा होता है। तो आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो बस भरोसे के साथ फॉलो करते रहें। मैं बताता पहले ही हूं कि मुश्किल होने जा रही है आगे, सीट बेल्ट बांध लें, आगे होनी है मुश्किल। अचानक नहीं आप कहें सर ये क्या हो गया अचानक, मुश्किल होनी है आगे, सीट बेल्ट बांध के रखें आप लोग। तो उसी की एहतियात बता रहा हूं कि आप लोग पहले ही बेटा अपनी रिवीजन पक्की करके रखें, क्योंकि जनवरी मुश्किल होने वाला है। खामोशी में बताता तो भी आपको पता लग जाना था, बल्कि लग पता जाना था। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो अभी ही आप जैसे जैसे टाइम निकालते रहें, रिवीजन करते रहें और अपने इन कॉन्सेप्ट पे ग्रिप अच्छी करते रहें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैं वर्किंग तो यहां करूंगा ब्रैकेट में, समझाने के लिए पहले मैं आपको यहां रफ बताता हूं। 5 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितने टोटल घंटे काम करना पड़ेगा इनटू 1.8। ये काम है, यानी ये 7.5 घंटे है कि 8 घंटे? ये 7.5 है, क्योंकि एक शिफ्ट में काम 7.5 घंटे होना है, ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। लेकिन पैसे देने हैं 8 घंटे के। तो ये जो अभी इस वक्त सामने है ये 7.5 है या 8 है? ये 7.5 है। अगर ये 7.5 है तो 8 कितना होगा? क्या करूं? इतने टोटल घंटों के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं समझ? नहीं आई समझ? चले एक बार ये दोबारा, और अगर नहीं फिर भी तो फिर एक और एंगल से बताने की कोशिश करता हूं। 5 लाख इंटू 1.8 करें, क्या आंसर आता है? ये 9 लाख है। हमें इतने घंटे टोटल काम चाहिए होगा वर्कर से, लेकिन इतने काम के पीछे चूंकि वक्त जाया भी होता होगा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो हमारी कॉस्ट वो है जितने के पैसे देने। ये अभी इस वक्त काम है 7.5 और 8 में से ये क्या है? ये 7.5 है, पैसे 8 के देने हैं। तो ये 7.5 है तो 8 कितना होगा? यूनिटी मेथड इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है? नहीं आ रही समझ? चले फिर एक और तरीके से कोशिश करता हूं जी। चले जिनको समझ नहीं आई एक और तरीका देखें, और जिनको समझ आ गई बस उसी पे रहे। एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीके से कोशिश करता हूं। इतने घंटे, जिनको ये 8/7.5 नहीं समझ आया, एक और तरीके से कोशिश कर रहा हूं। इतने घंटे काम चाहिए, अगर किसी कोर्स में आपका तो खैर 1.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हो सकता है कहीं 3 घंटे 3.5 घंटे कहीं यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऐसे होते हो। नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अगर कुछ इस तरह से हो कि जी एक कोर्स टोटल 200 आवर्स का है, अब उसके लिए कॉलेज ने कितना टाइम रखना है, इसके लिए कॉलेज को ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ा लेंगे। कि एक दिन में 4 घंटे पढ़ा लेंगे, तो अब कितने दिन का कोर्स बनाना है ये कैसे पता चलेगा? 200 को 4 से डिवाइड कर, हमें टोटल इतने घंटे वर्कर से काम लेना है। और चूंकि वर्कर्स को हम शिफ्ट्स में बुलाते हैं, तो इतने घंटे काम लेने के लिए कितनी शिफ्ट्स लगवानी पड़ेंगी? क्या करूं? एक शिफ्ट में कितने घंटे काम होता है? 7.5। तो अगर टोटल इतने घंटे काम होता है और हर शिफ्ट में 7.5 घंटे काम होता है, तो कितनी शिफ्ट्स लगवानी पड़ेंगी? डिवाइडेड बाय 7.5 ना। हमें इतनी शिफ्ट्स में काम लेना पड़ेगा, और हर शिफ्ट के लिए कितने घंटे के पैसे देने पड़ते हैं? तो हमें टोटल इतने घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वही शक्ल बन गई, ठीक है? और ये तो आ गए जितने घंटों के पैसे देने पड़ेंगे इनटू 200 रुपए पर आवर।
जी 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 हाँ है? नहीं नहीं, 1 यूनिट बनाने के 1 पॉइंट आर लगेंगे और 200 पर आर देना है, पर यूनिट नहीं देना। हाँ ठीक है, वो 1 यूनिट आ गए, लेकिन हमें पैसे सिर्फ 1.8 के नहीं देने ना, उनको जब काम के लिए बुलाना है तो कुछ टाइम जाया भी हुआ करेगा, उसके भी पैसे देने पड़ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चले, ये तो ज्यादा बड़ी फिगर होगी ना। अगर हमने प्रोडक्शन करवानी है और उसके लिए 15 घंटे चाहिए, 15 घंटे काम चाहिए, एक शिफ्ट में कितनी देर काम होता है? 7.5 15 घंटे का काम कितनी देर में होगा, कितनी शिफ्टों में होगा? पूरी 2 ना, या कुछ देर कम? पूरी 2, क्योंकि एक शिफ्ट में 7.5 घंटे काम हो पाता है, तो हमें 15 घंटे काम लेने के लिए पूरी 2 शिफ्ट से काम लेना पड़ेगा। तो उन 2 शिफ्ट के पैसे कितने देने होंगे? 8 घंटे के हिसाब से, यानी पैसे 16 घंटे के देने होंगे। काम 15 घंटे, पैसे 16 घंटे के देने होंगे। तो इसीलिए ये काम है, लेकिन कॉस्ट हमें पड़ेगी कि हमें पैसे कितनी देर के देने पड़ेंगे, तो इसलिए वो जो टाइम जाया होगा उसका मार्जिन लाना पड़ा। कितना बनाइए? 19 ये 192 सारे 192 पक्की बात है? नहीं यार, सुबह मुझे 15 मिनट लगे हैं इस पॉइंट है। नहीं, सुबह भी मैं यही बता रहा था, इसी तरह यही कपड़े पहने हुए थे, यही शक्ल थी मेरी, उर्दू जबान ही बोल रहा था। नहीं सीरियसली, 192 में किसी को कोई मसला नहीं। जबरदस्ती किस बात की? नहीं, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? ये लगने लगे 15 मिनट। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं क्या करूं? इंटू 5 लाख और 1 घंटे को उसको 200। लेकिन 8 घंटे काम लेने के लिए उसको बुलाना ज्यादा देर पड़ता है, क्योंकि मशीनें स्टार्ट होने का भी टाइम लगता है। 7.5 घंटे काम ले पाते हैं 8 घंटे के पैसे देके। ये वो है, ये 9 लाख वो है, ये लग रहे हैं 15 मिनट, ये 9 लाख वो घंटे हैं जितने घंटे में वर्कर्स ने काम करना है, प्रोडक्टिव आवर्स। लेकिन 7.5 प्रोडक्टिव आवर्स के लिए पैसे 8 घंटे के देने पड़ रहे होंगे। तो ये सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स हैं। अगर आप इसी को इंटू 200 कर देंगे तो उसका मतलब होगा कि सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के पैसे दे रहे हैं। हालांकि जो आधा घंटा वो मशीनें स्टार्ट करने में लगाते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन पैसे उस टाइम के भी देने हैं और इसी के लिए जरूरी है वो पैसे देने। तो अगर सिर्फ इतना कर लिया तो वो जो आधे घंटे वाले पैसे हैं वो कवर नहीं हो रहे इसके अंदर, इसलिए किया ऐसे है। 2 शिफ्ट तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट ना है, तो 8 घंटे की शिफ्ट। इस सवाल में सिंगल शिफ्ट की बजाय रोज की 3 शिफ्टें होता तो कोई बात नहीं है, तो 8 घंटे में 7.5 घंटे काम, चाहे वो एक दिन में 8 घंटे हो, चाहे वो एक दिन में 24 घंटे हो, है तो हर 8 घंटे में 7.5 घंटे काम। तो हमें हर 7.5 घंटे का काम लेने के लिए, इधर मुझसे बात करो यार, बात कर रहा हूं उधर तो देखे। दोबारा पूछो सवाल, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। ये जो सच सामने कैलकुलेशन की है, इससे बताऊं किससे बताऊं है? दोनों समझ नहीं आए, दोनों ही समझ, किसी से भी बता दूं। ये यहां पर ना ये काम किया है कि एक शिफ्ट में 7.5 घंटे काम होता है, इतने टोटल काम लेने के लिए इतनी शिफ्ट्स लगानी पड़ेंगी। नंबर ऑफ शिफ्ट्स आ गई। अब वो नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम अगर एक दिन में 1 शिफ्ट लगाएंगे तो उतने दिन लगेंगे, अगर एक दिन में 2 शिफ्टें लगा रहे होंगे तो दिन कम हो जाएंगे, एक दिन में 3 शिफ्टें काम हो रहा होगा तो दिन और कम हो जाएंगे। लेकिन दिन तो हम ले ही नहीं रहे, यहां पर हम तो आवर्स ले रहे हैं। हमने वर्कर्स को पैसे देने हैं इतने घंटों के,
अब उतने घंटे वो काम हम उनसे 2 साल में ले लें, 2.5 साल में ले लें, फर्क नहीं पड़ रहा। हम दिन नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बस आवर्स यूज कर रहे हैं। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि एक दिन में 2 शिफ्ट हैं कि 1 शिफ्ट है। FOH क्या जी? पैसे 9,60,000 के दे रहे हैं, काम वो 9,60,000 घंटों में 9 लाख घंटे कर रहे होंगे। FOH अच्छा, इधर ये जगह कम हो जाएगी, वहां लिख रहा हूं। ये इसी में आगे मैं यहां चल रहा हूं। पहले आसान वाली चीज बताता हूं। पॉइंट नंबर 3, ये ओवरहेड्स हैं जो दिए हुए हैं और आर्स वगैरह के साथ उनका लिंक है, और गुजरे हुए पीरियड में ये तीसरे और चौथे क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है। तीसरा चौथा ना सही, सितंबर वाला क्वार्टर और दिसंबर वाले क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है। ये जितनी कैलकुलेशन अभी सवाल में कर रहे हैं ये सब हो चुका हुआ है, गुजरा हुआ काम है। नहीं, सारी एस्टिमेशन है, अभी तो हमने फैसला ही नहीं किया कि हम ये लॉन्च करें कि ना करें, ये सब एस्टिमेशन चल रही हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 होशोवास में कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 4, इसमें एक स्पेशलाइज्ड मशीन खरीदनी है, तो इस मशीन की डेप्रिसिएशन भी तो ओवरहेड्स ही है। तो ये जो इस स्पेशल मशीन की डेप्रिसिएशन होगी वो इस पॉइंट नंबर 3 में दिए गए ओवरहेड्स में शामिल है या उसके अलावा है? क्यों? क्योंकि जो पॉइंट नंबर 3 है वो पास्ट का डाटा है और मशीन तो अभी बाद में खरीदनी है, यानी इस XV प्रोडक्ट जो भी है इसके लिए हमें ओवरहेड्स जो पॉइंट 3 में है उनसे तो कुछ ना कुछ ओवरहेड्स निकलने ही है। इस स्पेशल मशीन की डेप्रिसिएशन इनके अलावा ओवरहेड्स है, यानी वो भी हमें ओवरहेड्स पड़ने हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 चीजें होती है ना, तो मटेरियल, लेबर कर चुके हैं, अब FOH निकालने लगे। तो जो पॉइंट 4 है पहले वो कर रहा हूं, नई मशीन की डेप्रिसिएशन, ये भी हमारा ओवरहेड होगा कि नहीं होगा? कितनी डेप्रिसिएशन? क्या बात? लाइफ नहीं दी हुई क्यों? तो हाँ, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे हम। यहां पर कोई 1 साल की थोड़ी कर रहे हैं कैलकुलेशन, हम तो इस प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ कर रहे हैं। तो ये स्पेशल प्लांट है, इसी के लिए इस्तेमाल होना है, तो सारा इसी को ही डेप्रिशिएट होगा। अगर 5 साल का काम हो रहा है सामने तो उसमें 5 साल पे डेप्रिशिएट होना है। ये 10 साल वाला काम हम कर रहे हैं तो 10 साल पे डेप्रिशिएट होना है। हम ये काम कोई ईयर का तो कर ही नहीं रहे, हम तो टोटल लाइफ का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे प्लांट ने डेप्रिसिएशन के नाम से हो जाना है चार्ज, तो ये पूरा का पूरा 1.5 ही डेप्रिशिएट हो जाएगा। देखिए, हम कोई 1 साल की थोड़ी कर रहे हैं वर्किंग, हम तो इस प्रोडक्ट के पूरे 5 लाख यूनिट्स की कर रहे हैं। और ये भी एक खास वजह थी कि मैंने इसको पर यूनिट की बजाय टोटल कर लिया। वैसे तो ये भी कुछ बड़ी वजह नहीं है, डेप्रिसिएशन भी पर यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं लगेगी पर यूनिट डेप्रिसिएशन। तो इसमें चूंकि पूरा का पूरा इस प्लांट ने इस प्रोडक्ट के लिए ही इस्तेमाल होना है, तो ये सारा इसी ही खाते में डेप्रिशिएट होगा। तो हम इस वक्त कैलकुलेशन कर ही टोटल लाइफ की रहे हैं, इसलिए पूरा 1.5 डेप्रिसिएशन में आ जाएगा जी। हमें चूंकि कोई कैलकुलेशन ईयर के हिसाब से करनी नहीं थी, इसलिए उसने ईयर नहीं दिए। क्या करें? चलें कर लेते हैं, क्या करें बताएं? बताएं क्या करें? सही है, 1.5 मिलियन को क्या करूं? चलें, यूजफुल लाइफ 5 लाख यूनिट से। अब आगे ठीक है, बोलो शाबाश। कितने होंगे? तो 5 लाख लाइफ आप 5 लाख से डिवाइड कर लें, फिर मल्टीप्लाई किससे करें? पूरे 5 लाख से ही ना, हम पूरे 5 लाख की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पूरे 5 लाख यूनिट्स बनाना हमें कितना कॉस्ट करेगा? पूरे 5 लाख नहीं, ये जो मशीन है 15 लाख की, इस प्रोडक्ट के जो 5 लाख यूनिट्स हैं, अगर ऐसा होता कि हमने हर साल लाख यूनिट्स बना के बेच लेते तो कितने साल बेच लेते? 5 साल। तो 5 साल की डेप्रिसिएशन फिर इस प्लांट की चार्ज होती है ना, 1-1 साल करके। हम इस वक्त समझे 5 साल का टोटल बना रहे हैं सामने, तो उन 5 साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? यही पूरी 1.5। तो ये किया। अब इस डेप्रिसिएशन के अलावा
जो बाकी पॉइंट नंबर 3 से निकालने लगा हूं उनको मैं अदर कह देता हूं। जी ना दी होती क्योंकि ये प्लांट हमने इसके लिए ही यूज करना है। अगर लाइफ दी होती तो उसका मतलब हमने उस पूरी लाइफ पे यूज करना है, तो फिर वो इसके लिए नहीं है, तो इसलिए लाइफ ना दी होती। अगर दी होती तो फिर ये स्पेशल वाली बात ना लिखी होती। अदर ओवरहेड्स निकालता हूं। अच्छा, अब यहां पर बात आने लगी है, वो चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था और आप सब भूल भाल गए होंगे तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। थोड़ा थोड़ा सा भी याद होगा तो कुछ बात समझ आ जाएगी। फिर मैं एक सवाल का भी रेफरेंस दूंगा, बिल्कुल भूल गए होंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा सा भी याद होगा तो समझ आ जाएगा। OAR एक चैप्टर में निकालना सिखाया था। अगर वो है अभी इस रजिस्टर में, अगर चले जिनके है नहीं रिवाइज नहीं कर लें, जिनके पास भी है, कम से कम ऑनलाइन वालों के पास तो होगा ना भाई, जिनके पास भी है, अगर वो इस वक्त रजिस्टर में आपके पास मौजूद है लेक्चर, तो उस ओवरहेड्स, कौन सा लेक्चर था मुझे यार, OAR जब आपको बताया था कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 15। अगर कोई बहुत मुश्किल हो रही है, पुराने बक्से खोलने पड़ रहे हैं तो बेशक रहने दें, वरना अगर आराम से पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं। OAR मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हम साल के शुरू में एक रेट कैलकुलेट करते हैं और इसको फिर मुख्तलिफ कामों के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने उसके मुख्तलिफ यूजेस भी लिख के दिए थे, अगर वो भी कहीं लिखे हुए तो वो भी बता दें। प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं और प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंस, और तो हम एक तरह की डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं यहाँ पर, हम एक तरह की प्रोजेक्शन ही कर रहे हैं, हम एक तरह की बजटिंग ही कर रहे हैं। हम यहाँ प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना कि अगले ईयर्स में क्या होगा, तो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो हाँ हम इसके लिए OAR इस्तेमाल करेंगे। हम प्रोजेक्शन करने लगे हैं तो इसलिए हम लोग OAR इस्तेमाल करेंगे। क्या इसके लिए आपको जरूरी लेक्चर 15 याद होना चाहिए था? नहीं, इस सवाल में डेटा देख के भी ये फैसला हो जाएगा। हमें यहाँ ओवरहेड्स तो लाने हैं। अब ओवरहेड्स की कैलकुलेशन के लिए आपको पॉइंट नंबर 3 में नजर आ रहा है कि ओवरहेड्स को उसने लिंक कर दिया है असेंबली आवर्स के साथ, तो ये वो बेस है। यानी अगर पता चल जाए OAR पर लेबर आर, तो हम टोटल तक पहुंच जाएंगे इनसे मल्टीप्लाई करके। ये आर है ना, इनसे मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें अब OAR पर आर निकालना है। ओके क्या जी, ये आर से, हाँ टोटल से। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवरहेड्स इस सवाल में पॉइंट नंबर 3 में जिस तरीके से दिए हुए हैं उनको लिंक किया गया है असेंबली यानी लेबर आर। ये असेंबली, ये लेबर से हम असेंबली का ही काम ले रहे हैं, तो ये असेंबली आर लेबर आ रही है, तो हम इन लेबर से जो काम ले रहे हैं उनसे लिंक किया गया है इन ओवरहेड्स को। तो अगर हमें इस पास्ट के डेटा से जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, किसी तरह कोई OAR पर लेबर आर पता चल जाए, तो उसको यहां कैसे इस्तेमाल करें, इन आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। अच्छा, इस पे बाद में करता हूं बात, पहले जरा वहां तक पहुंच तो जाए ना कि किससे मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने इसलिए इन कहा है, बस इन नहीं कहा, बस अभी सिर्फ इन, बस अभी सिर्फ इन की बात करने की। अब उसमें 8/7.5 करना है कि नहीं करना है, इस पे बातें करता हूं बात। पहले मैं अप्रोच बस आपको याद दिला दूं कि ओवरहेड्स हमें निकालने तो हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में जाग रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। तो डायरेक्ट मटेरियल हम कर चुके हैं, डायरेक्ट लेबर कर चुके हैं, FOH कर रहे हैं। तो अभी तक तो सिर्फ उस नई मशीन की डेप्रिसिएशन ही लिखी है, बाकी ओवरहेड्स भी लगने। तो चूंकि हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमें यहां पर OAR काम देगा, और आप जब डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे ना तो वहां भी आप देखेंगे वहां भी OAR हुआ करेगा। तो प्रोजेक्शन करते हुए, ओवरहेड्स को प्रोजेक्ट करते हुए OAR का इस्तेमाल होगा। तो अगर हमें OAR पर लेबर आर पता चल जाए तो उसको फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यहां तक तो बात पड़ी हुई है। अब अभी एक और काम करने लगा हूं जो आपने चूंकि पहले पढ़ा नहीं था इसलिए आपको कुछ नया लगेगा, लेकिन अगले चैप्टर्स में ये इतनी दफा करेंगे कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जो काम करने लगा हूं उस पर कुछ ज्यादा बहस नहीं, अभी अगले चैप्टर्स में उस पर यूज्ड टू हो जाएंगे आप। करने में ये लगा हूं कि मैं OAR 2 टुकड़ों में कैलकुलेट करने लगा हूं, वेरिएबल का अलहदा, फिक्स्ड का अलहदा। ये आप देखेंगे अगले चैप्टर्स में हमने तोड़ लेना है। इससे पहले मैंने नहीं तोड़ा था, इससे पहले मैंने आपको OAR बस टोटल OAR पढ़ाया था, तब जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी। अभी आगे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, फिर वेरिएंस एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमें फिक्स्ड OAR
और वेरिएबल OAR दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। उन दोनों को ऐड अगर कर दें तो ये वही बन जाएगा जो टोटल OAR पड़ा था, लेकिन अब पड़ेगी हमें जरूरत वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग करने की। तो मैं बस किसी वजह से वेरिएबल और फिक्स्ड OAR अलग कैलकुलेट करने लगा हूं। अगर अलग कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए फिर हमें दो फार्मूले बनाने पड़ेंगे, दोनों के फिर अलग अलग न्यूमरेटर होंगे। वेरिएबल OAR निकालने के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर वेरिएबल ओवरहेड, और फिक्स्ड OAR निकालने के लिए न्यूमरेटर फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, अभी आप एक नोट चाहे अभी लिख लें, बल्कि ठीक है अभी लिख लें, ज्यादा इस्तेमाल मैं इसका करूंगा CVP में, एक चैप्टर पढ़ाना है CVP, तब चलें दोबारा लिखवा दूंगा। नोट ये लिख लें कि हमें सवालों में, पहले सुन लें पूरी बात, हमें सवालों में अगर वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग अलग की जरूरत है, और मैं कह रहा हूं उसमें है जरूरत, अगर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग अलग की जरूरत है लेकिन आपको दिए टोटल हैं और वो भी डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे, तो हम उनको तोड़ लेंगे हाई लो मेथड लगा के। और ये भी आपके बचपन का वाकया है, हाई लो मेथड, ये मैंने कॉस्ट के शुरू के लेक्चर्स में सिखाया था। नोट दोबारा सुन लें, अगर हमें क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग अलग की जरूरत है, बल्कि मैं सिर्फ ओवरहेड नहीं कहता, कॉस्ट, क्योंकि कई कुछ सवालों में आप आगे चल के देखेंगे सेलिंग कॉस्ट को भी हम तोड़ रहे होंगे। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि दिया टोटल हुआ है और वो भी दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे, तो हम फिर हाई लो मेथड लगा के उनको वेरिएबल फिक्स को अलग अलग कर लेंगे। है इसमें जो दिए हैं कि इतने 8 से तो इतना खर्चा, इतने 8 से तो इतना खर्चा। वो पेज कहां तक पहुंचा? हाँ बस ठीक है, मैनेजेबल है। ये लिखने वालों ने 145 हैं, इसमें से होना कम नहीं है, ठीक है, एडजस्ट हो जाएंगे जी। है नहीं तो वो उसके सीट के नीचे रख लेना ना, अब वो रजिस्टर खोलना लिखना वो तो नहीं चाहिए होगी ना जगह।
चले लिख लिया आपने। हाई लो मेथड लगा रहा हूं क्योंकि मैंने इन ओवरहेड्स में से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करना है। सिक्स फाइव हाई लो मेथड का तरीका ये होता है कि हम जो दो वैसे अगर ज्यादा एक्टिविटीज है तो उनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट ले लेते हैं, उनकी अमाउंट टोटल ओवरहेड्स की और जो भी साथ जिस एक्टिविटी से वो लिंक्ड है, यूनिट्स का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस कितना, और टोटल खर्चों में ये डिफरेंस क्यों आया, 65 ही क्यों नहीं रहा, क्योंकि वेरिएबल है कितने, इसका मतलब इतने घंटों काम करने के लिए ये सारी वेरिएबल ही है, तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ये वेरिएबल OAR आ जाएगा। ये हाई लो मेथड ये किया हुआ है जी, डिफरेंस लिया है मैंने, इनमें डिफरेंस लिया है। हाँ तो मैंने यही किया है। नहीं, आप पूछ क्या रहे हैं? जब हाई लो की प्रैक्टिस मल्टीपल एक्टिविटीज थी, हमने उसमें से हाईएस्ट लोएस्ट यूज कर लिया था। अब है ही दो, तो बस यही हाईएस्ट और यही लोएस्ट है, तो इन्हीं दोनों पे सॉल्व कर लिया। ये हाई है, ये लो है ही दो। क्या हुआ? क्योंकि उस सवाल में एक्टिविटी में यूनिट्स रखे थे, आर्स रखे होते तो मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट पर आर कह देता। देखें, इसको इस पे डिवाइड किया है तो ये आर्स हैं, तो आंसर भी पेपर आर निकलेगा ना। ये वेरिएबल OAR निकला है। फिक्स्ड के लिए पहले फिक्स्ड का न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। हाई लो मेथड से फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने का तरीका, अब ये हमने B फाइंड कर लिया, इनमें से किसी एक को Y यूज कर लें, Y इज इक्वल टू A प्लस BX, तो यहां से हम टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लेते हैं। किसी एक को यूज कर लें, इसको कर लें चाहे 68 मिलियन माइनस BX, जी 4280, नहीं एक और जीरो है मेरा भाई। है? जब आप हाई लो मेथड रिवाइज करेंगे ना जिंदगी में, कभी मौका मिला तो ये हाई लो मेथड में सिखाया था। क्या अगर 950 यूज करना हो तो जी फिर 65 यूज करेंगे। हाई लो मेथड ये था कि जो हाई लो मेथड पिक किए थे, हाई लो, उनमें क्वांटिटी का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस, ये सारा वेरिएबल ही है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएबल ही निकलेगा। मैंने y इज इक्वल टू a प्लस BX से सिखाया था। अगर आप उस क्वेश्चन को ना भी कहें तो ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से वेरिएबल माइनस कर लें तो फिर बाकी फिक्स्ड रह जाएगी। यही किया मैंने, इस टोटल में से वेरिएबल माइनस कर ली तो बाकी फिक्स्ड रह गई। इसकी बजाय ये यूज कर लें तब भी आंसर यही निकलेगा। अच्छा, अब वजह इसकी अगले लेक्चर में आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों। फिक्स्ड OAR निकालने के लिए अभी बस मैं कह रहा हूं ऐसे ही है कि हम इसका डिनोमिनेटर नॉर्मल आर्स यूज करेंगे। ये क्या होते हैं अगले चैप्टर में आ जाएगी बात। आपको पॉइंट नंबर 3 की पहली ही लाइन में दिए हुए हैं 4 मिलियन। तो फिक्स्ड OAR निकालने के लिए मैं कह रहा हूं कि हम नॉर्मल आर्स इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे अगले चैप्टर में बजाएगी। अभी इस चैप्टर, इस सवाल के अंदर मैंने जो प्रायर नॉलेज आपका इस्तेमाल करवाया है वो सिर्फ इतना कि हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमें उसके लिए OAR चाहिए होगा।
और सवाल में जो डाटा दिया हुआ है उससे OAR का किससे लिंक नजर आ रहा है? लेबर आर से। तो हमें OAR पर लेबर आर निकालना पड़ेगा और उसको फिर इस्तेमाल करने के लिए इनटू टोटल आवर्स कर देंगे। ये है बस जो पुराना नॉलेज था। बाकी इसको फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ये बस मैंने कहा है कि कर रहे हैं, अगले चैप्टर में देख लेंगे हम क्यों करते हैं। इसी तरह फिक्स्ड OAR निकालने के लिए नॉर्मल से क्यों डिवाइड करना है, ये भी अगले चैप्टर में बताऊंगा। बस करना है नॉर्मल से डिवाइड। इसको डिवाइड कितने से करूं? 4 मिलियन से? फिर सोच लें। फिर 1 मिलियन से। ये इस वक्त सामने जो लिखा नजर आ रहा है ये क्वार्टर का है, जबकि 4 मिलियन क्या है? एनुअल। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं आजकल? 4। तो 4 मिलियन आवर्स एनुअल लिखे हुए हैं, क्वार्टर के तो 1 मिलियन होंगे, इसलिए इसको 1 मिलियन से करेंगे डिवाइड। अभी 30 मिनट्स की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो इस पर्टिकुलर जॉब की बात थी। ये तो बस बिजनेस की वो असेंबली आवर्स हैं, और असेंबली आवर्स तो वैसे भी प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मतलब ये वो वर्क की प्रोडक्टिव आवर्स ही हैं। ये कितना आ गया? 42 पॉइंट और 66 पॉइंट। 4 मिलियन क्या है? एनुअल, जबकि ये खर्चा क्वार्टर का है, तो क्वार्टर के ही आवर्स चाहिए ना फिर। नहीं, अभी इस वक्त हमने तो एक ही लिया ना। ये 42 क्या दोनों का मिला के टोटल है? ये एक क्वार्टर का नहीं डिफरेंस। ये 42.8 मिलियन फिक्स्ड ओवरहेड्स निकले हैं 6 महीने के, एक क्वार्टर के। मैंने एक क्वार्टर का डाटा लिया था, तो ये एक क्वार्टर के ओवरहेड्स हैं। तो पर आवर बनाने के लिए डिवाइड भी तो एक क्वार्टर के आवर से करेंगे ना, वो 1 मिलियन है। क्या बात? वहां तो हम बाद में जाएंगे, अभी तो OAR निकाल रहे हैं। ले नहीं ले दिया हुआ है उन्होंने, हम खुद अपनी हाँ हम क्वार्टर का डाटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि डाटा है ही क्वार्टर का, तो फिर आवर्स भी तो क्वार्टर के होने चाहिए ना। अब ये OAR निकल आया, अब इसको करूंगा यहां इस्तेमाल। 66.8 क्या है? रुपीस पर आवर। अच्छा, अब दोबारा आपसे पुराना नॉलेज, बल्कि एक खास सवाल। एक ज़िया टेक्सटाइल के नाम से सवाल किया था, जिसमें OAR पर प्रोडक्टिव आवर था जब, और OAR निकलता भी पर प्रोडक्टिव आवर है। मैंने वो पर प्रोडक्टिव आवर समझाने के लिए वो घर की मिसाल भी दी थी कि खानदान के लोग हैं, पूरे घर के खर्चे हैं, लेकिन कमाना सिर्फ 2 लोगों ने है, तो उनको डिवाइडेड बाय 2 किया था। तो OAR पर प्रोडक्टिव आवर होता है, तो ये 66.8 पर प्रोडक्टिव आवर है। तो फिर जब हम इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो 5 लाख यानी 9 लाख से करूं कि 9,60,000 से? अच्छा, 9 लाख और 9,60,000 क्या है? ये 960 है, यानी हमें 9 लाख घंटे काम लेना है और 9,60,000 घंटों के पैसे देने हैं। प्रोडक्टिव आवर कितने? 9 लाख। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 9 लाख से। ये बात दोबारा सुने, OAR 66.8 पर प्रोडक्टिव आवर है, तो टोटल तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई भी तो प्रोडक्टिव आवर से करेंगे ना। उस सवाल में 390 दिया हुआ था पुरानी मशीनों का, 390 पर प्रोडक्टिव आवर। तो टोटल तक पहुंचने के लिए उसको इंटू 11,600 किया था, इंटू 12,500 नहीं किया था। है? और अगर आपको फिगर्स नहीं भी याद है, मैं बोल रहा हूं अल्फाज, ये रुपीस पर प्रोडक्टिव आवर है, तो टोटल तक पहुंचने के लिए इनटू प्रोडक्टिव आवर्स। वहां पर हमें खर्चे कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन अलग तरीके से दी थी। 390 क्या था पर प्रोडक्टिव आवर, उसको टोटल तक पहुंचाने के लिए इनटू प्रोडक्टिव आवर्स ही किया था। देखें, ये रुपीस पर प्रोडक्टिव आवर है, तो आंसर रुपीस में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्टिव आवर से, तभी तो आंसर रुपीस में आएगा। अच्छा, ये एक बाकी भी सुने बात, हो सकता है ये कंफ्यूजन किसी को हो कि ओवरहेड्स तो सारे खर्चों के होंगे, ओवरहेड्स तो सारे आवर्स के लिए होंगे, तो हम सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
इसका एक जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर OAR रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर हो, अगर OAR रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर हो, तो टोटल प्रोजेक्शन करने के लिए क्या करेंगे उसको? अगर OAR रुपीज 25 पर डायरेक्ट लेबर आर है, तो टोटल प्रोजेक्शन के लिए, इस सवाल नहीं वैसे कह रहा हूं, अगर OAR रुपीज 25 पर डायरेक्ट लेबर आर है, तो प्रोजेक्शन टोटल करने के लिए उस 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जब इनडायरेक्ट लेबर काम कर रहा होगा तब भी तो ओवरहेड हो ही रहे होंगे, तो फिर हम उसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें? क्योंकि उसकी बेस पर डायरेक्ट लेबर आर और सारे खर्चे कवर्ड हैं इसके अंदर। ये जो इस वक्त टोटल खर्चे हैं ना, हमने जब इन टोटल खर्चों को इस पे डिवाइड किया है प्रोडक्टिव आवर्स पे, तो उन टोटल खर्चों में सारे खर्चे आ गए हैं, उस आधे घंटे फारिग के भी खर्चे आ गए हुए हैं, वो कवर्ड होते हैं OAR के अंदर। लेकिन चूंकि OAR होता ही रुपीज पर प्रोडक्टिव आवर है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए फिर प्रोडक्टिव आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 60 पॉइंट, बस अब ग्रैंड टोटल इनका ये बन गई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है जी। अरे भाई मेरी गलती, मैंने यहां लिख दिया, उस टोटल करना है, टोटल कितना 3 6 2 3, उस सिर्फ इसका नहीं करना भाई, इसका ये हो गई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। और कल वाली फिगर दोबारा लिख देता हूं, टारगेट कॉस्ट कितनी 3300। कितनी कमी करनी है इसमें हमने? कॉस्ट गैप कितना 3623 जी। तो सप्लायर से कितने पैसे कम कराएं? इतने, यहां तक जी जी। तो अपनी जेब से हो ही जा रहे हैं यार, मिलियन है तो क्या हुआ? सप्लायर से इतने पैसे कम कराने? नहीं नहीं, इतने नहीं कम कराने। अच्छा, अभी चूंकि फिगर्स थोड़ी मुश्किल है ना, मैं समझाने के लिए, ये 315 है फर्ज करें, 323 है ना, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा समझाना, 315 है फर्ज करें, यानी इसका आंसर लेट से 315 आया हुआ है। हम सप्लायर से 315 रुपए कम कराएं, फिर है अच्छा चले। अगर मैंने टोटल में इतनी कमी करनी है, तो इस पूरी लिस्ट में से किसी से भी कम कर लें तो हो जाएगा ना। तो वो हम हैं हर एक से, मतलब 323 मिलियन मटेरियल से भी हम कम करें, लेबर में से भी बचाएं, ओवरहेड में से भी बचाएं। तो सवाल में कहा हुआ है ना कि क्या कम करना है। हमने ये सारा पैसा कहां से बचाना है? कहां है सप्लायर से बचाने? यार कहा तो हुआ है, रिक्वायरमेंट में भी यही लिखा हुआ है, तो सारे सप्लायर से ही बचाने। अब मेरा सवाल ये है कि 323 नहीं, फर्ज करें 315 होता, तो सप्लायर से हम 315 रुपए का डिस्काउंट लेते हैं, क्यों? ठीक है शाबाश, हम सप्लायर से 315 नहीं 300 का डिस्काउंट लेते हैं, क्योंकि परचेजेस कम होंगी तो भाई ड्यूटीज भी तो कम पड़ेंगी ना। सब देखें, सप्लायर से ये फिगर है, ये तो पोर्ट पे पड़ रही है ड्यूटीज, ये इसी का 15% है। अगर हम यहां 300 की कमी कर लेते हैं तो 315 नहीं, सॉरी 345 15 नहीं 345 होता अगर ये, तो हम 300 कम कराते तो 45 खुद बच जाता, क्योंकि अगर यहां 300 हो तो ड्यूटीज जल के से 345 हो जाना है। 323 की जगह अगर 345 हो, समझने में आसानी रहेगी, तो हम सप्लायर से 345 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, 300 का डिस्काउंट लेंगे। अब बताएं 323 का डिस्काउंट लेना है? नहीं, कितने का डिस्काउंट लेना? कैसे निकालूं? ये तो टैक्स डाल के इतना बन रहा है, ये 100/1 कितना 281 पॉइंट, इतना है जो हमें डिस्काउंट लेना है।
और यहां तक भी वैसे आंसर काफी है, लेकिन ज्यादा मुनासिब आंसर ये है, जो पीछे है भी खैर ऐसा ही, कि हम सप्लायर से ये थोड़ी निगोशिएट करेंगे कि हमें 281 का डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कैसे निगोशिएट होगा? परसेंटेज में। तो अब बताएं कितने परसेंट डिस्काउंट हम मांगे? किससे डिवाइड कर लूं? 100 से नहीं। तो डिस्काउंट हम परसेंटेज में अगर निकालना चाहें, देखिए हमने सप्लायर को इतने पैसे देने हैं ना, तो इनमें हमने उतनी कमी करानी है, तो कितने परसेंट? दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्या हुआ? तो हमारी टेंशन नहीं है ना, हमें तो सवाल वाले ने क्या बताएं। इस वक्त पूछा ये नहीं है ना। कितना हो गया? अच्छा, परसेंटेज निकालना होता है तो अंडरस्टूड है कि 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना होता है। 9.6 ये है जी आंसर। टारगेट कॉस्टिंग खत्म और है यही सवाल, यही आपने करना है, नहीं यही सवाल आपने करना। क्या हुआ यार? आते की बात नहीं है, सिलेबस में है, आ जाएगा दोबारा, फिर क्या करें? यही सवाल होमवर्क है आपका, ये या ये। 281 रुपए मिलियन डिस्काउंट लेना है। हम उनसे अभी कितने रुपए की चीजें खरीदने वाले थे जिसमें डिस्काउंट लेना है? 29 की ना, तो इसमें इतने रुपए डिस्काउंट लेना है, मतलब कितने परसेंट? दिस डिवाइडेड बाय दिस। हाँ, क्योंकि सप्लायर नहीं, आफ्टर ड्यूटी नहीं, ड्यूटी से पहले। हाँ, क्योंकि ये हमारी टोटल बचत है और हमारी टोटल कॉस्ट में ड्यूटीज भी कॉस्ट थी, जबकि सप्लायर से डिस्काउंट हम ड्यूटी से पहले वाली फिगर लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।